हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल अड्डा। माय सेल्फ कल्पना मिश्रा एंड मेरे साथ आप कर रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ क्लास 11th का ये है चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो आज आप मेरे साथ करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी हेडिंग से ही कि लोकोमोशन क्या मीनिंग है एंड मूवमेंट का क्या मीनिंग है। ठीक है, लोकोमोशन क्या है? चेंज इन प्लेस। ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह उठ करके चले जाते हो, दिस इज लोकोमोशन। ठीक है, चेंज इन प्लेस और चेंज इन योर लोकेलिटी। ठीक है, जिस लोकेशन पे आप बैठे हो उससे आपने अपनी लोकेशन चेंज कर ली, लोकोमोशन हो गया। ठीक है, मोमेंट क्या है? चेंज इन पोस्चर। आप एक ही जगह बैठे बैठे अगर अपनी जो पोस्चर है वो चेंज कर रहे हो, दिस इज मोमेंट। लेकिन मोमेंट सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप एक ही जगह बैठे बैठे अपना पोस्चर चेंज कर रहे हो। मोमेंट बहुत वाइड है। ठीक है, ऑल लोकोमोशंस आर मोमेंट। ठीक है, अगर हम यहाँ से जा रहे हैं दूसरी जगह तो पैरों का मोमेंट करके ही जा रहे हैं, तो उसमें पैरों का मोमेंट हो रहा है, तो लोकोमोशन में भी मोमेंट होता है। तो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, लिख लो इस लाइन को, चेंज इन पोस्चर, इसे कंप्लीट किया। अब ये लिखते हैं ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, all locomotion are movement and but all movements are not locomotion. All movements are not locomotion. Are not locomotion. Clear? I think आपको हेडिंग बिल्कुल क्लियर हो गई कि आप आज क्या स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, ये लोकोमोशन कैसे होगा, मूवमेंट कैसे होगा, हम अपने हैंड्स को जब मूव करते हैं यहाँ से यहाँ या इस तरह से इस तरह करते हैं तो इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से इनको कंट्रोल किया जा रहा है, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, कौन कौन से इसमें आपके सेल्स इन्वॉल्व होंगे, सब कुछ इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैरा से। मूवमेंट is one of the significant feature of the living beings. मोमेंट क्या है? सिग्निफिकेंस फीचर है लिविंग बींग्स का। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी में मूवमेंट होता है, लोकोमोशन हो या ना हो। सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा उसमें भी मूवमेंट होगा, क्योंकि फूड की नीड तो होगी, शेल्टर की नीड होगी, मीट की नीड होगी, तो उस नीड के लिए थोड़ा बहुत तो मूवमेंट करना ही करना पड़ेगा। अगर हम प्रोटोप्लाज्मिक एनिमल्स की भी बात करें लाइक अमीबा, पैरामीशियम, तो उनमें भी मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा अगर प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स भी लिविंग बींग है बट वो एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, लेकिन बट उसमें फिर भी मूवमेंट होता है। ठीक है, ग्रोथ हो रही है, उनकी जो शाखाएं हैं वो बढ़ रही हैं, इस तरह से हवा चलती है तो मूव करती है, तो मोमेंट उसमें भी हो रहा है। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मोमेंट्स। फर्स्ट क्या है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म किसमें होता है? अमीबा में। अमीबा जब भी मूव करने की कोशिश करता है, चलता है या फिर फूड को कैप्चर करता है, तो उसमें क्या फॉर्म होते हैं? इस तरह से स्यूडोपोडिया निकल आते हैं। ये परमानेंट फीचर नहीं है। प्रोटोप्लाज्म आगे की तरफ आउटग्रोथ के फॉर्म में निकला, दिस इज प्रोटोप्लाज्मिक मोमेंट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमिंग मोमेंट। ठीक है, जो ये स्यूडोपोडिया निकल आते हैं यही है स्यूडोपोडिया, यही है स्ट्रीमिंग मोमेंट। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मोमेंट। मोमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया किस एनिमल में होते हैं? फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स, तीन की बात की गई है। सबसे पहले सीलिया की बात करते हैं। सीलिया प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम में। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखा होगा, स्लीपर एनिमल बोलते हैं इसको। ठीक है, इस तरह का होता है और इसकी बॉडी पे आउटर सरफेस पे देखा होगा इस तरह से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? सीलिया। ये सीलिया लास्ट में थोड़े से लंबे होते हैं पीछे की तरफ से, इन्हें बोलते हैं काउडल टफ। काउडल टफ। ठीक है, ये सीलिया है, ये मूवमेंट के लिए होते हैं, इस तरह से आगे भी बढ़ता है और इवन जो फूड होता है उसे अपने फेरिंग्स में बकल कैविटी में भेजने का भी काम ये करता है। ठीक है, सीलिया से ये क्या ले रहा है? फूड ले रहा है।
मूवमेंट कर रहा है, लोकोमोशन कर रहा है, सीलिया की हेल्प से इसमें मूवमेंट हो रहा है। फ्लैजिला, फ्लैजिला यूग्लिना, यूग्लिना को देख रखा आपने, इस तरह का अपना एनिमल। यूग्लिना के बारे में ये एक इंटरेस्टिंग चीज आपको आई थिंक पता होगी कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है। इसमें यहाँ से फ्लैजिला निकला रहता है, ठीक है। इस फ्लैजिला की हेल्प से ये मूवमेंट भी करता है, लोकोमोशन भी करता है, फूड को कैप्चर करने का भी काम करता है। इसके अलावा होते हैं टेंटिकल्स, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रा में। ये आपका हाइड्रा है, इसमें ये टेंटिकल्स इस तरह से ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये इसमें लोकोमोशन का भी काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी करते हैं। ये उल्टा हो जाता है और इनके थ्रू लोकोमोट कर सकता है। इसके अलावा प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं ये टेंटिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट आर सोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग कैन मूव लिम्स, लिम्स हमारे हाथ पैर, जॉ जैसे मैं बोल रही हूं अभी, eyelids, tongue, etc. Some of the movements result in a change of place or locomotion. Such voluntary movements are called locomotion. ठीक है, हम प्लेस को चेंज करने के लिए जो भी मूवमेंट करते हैं those are locomotion, और वो कैसे होते हैं, वॉलंटरी होते हैं। जितने भी हम अपने लिम्स का मूवमेंट करते हैं दिस इज वॉलंटरी, हम अपनी मर्जी से हाथ आगे लेके जा रहे हैं, पीछे लेके आ रहे हैं, दिस इज द वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, दैट इज लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोटरी मूवमेंट। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स इन लोकोमोशन एज वेल, ठीक है। सीलिया जैसे पैरामीशियम में है, अभी मैंने बताया था आपको, ये इसके बकल कैविटी और साइटोफेरिंग्स में फूड को ले जाने का भी काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं या लिम्स हैं वो सिर्फ एक काम करने के लिए बने हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं। हम अपने पैरों का इस्तेमाल भी बहुत जगह करते हैं, लाइक फुटबॉल को किक करने में भी करते हैं, ठीक है, अपने दोस्त को टंगड़ी मारने में भी करते हैं, करते होंगे, बहुत सारे बच्चे करते होंगे, है ना। दोस्त के निकल रहा है, बस पैर आगे कर दिया, बस गिरेगा वो। तो ये सब काम भी हम अपने पैरों से करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन ही नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे। हाइड्रा भी यूज करता है अपने वो जो टेंटिकल्स इधर उधर बिखरे रहते हैं उनको खाना पकड़ने के लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। वी यूज लिम्ब फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। The above observations suggest that movement and locomotion cannot be studied separately. ठीक है, देख लो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में रिलेशन है, इसलिए हम इनको अलग स्टडी नहीं करते हैं। The two may be linked by stating that all locomotions, अभी मैंने यही लाइन ऊपर लिखी हुई थी शायद, all locomotions are movement but all movements are not locomotions. Clear? Methods of locomotion performed by animals vary with their habitats and demands of the situation. However, locomotion is generally for search of food, shelter, mate, suitable breeding grounds. ठीक है, किस किस चीज के लिए हो रहा है लोकोमोशन? खाने की तलाश में, सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, रहने की जगह के लिए, मेट एंड सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए हो रहा है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए हो रहा है, और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज एंड प्रेडेटर्स। अगर आप कभी वो देखते होगे, ये जैसे आपके चैनल होते हैं डिस्कवरी या नेट जियो वाइल्ड समथिंग, तो उसमें देखा होगा अगर सी के अंदर का दिखाते होंगे, कोई बड़ा एनिमल किसी के पास आ रहा है तो छोटा वाला एनिमल एकदम से भम से भाग जाता है, एकदम से भागेगा। वो जो मोमेंट होता है स्केप मोमेंट होता है, ये भी आपके जो वॉलेंट्री लिम्स होते हैं इनकी हेल्प से होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोमेंट, कितने टाइप के मोमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में या किसी भी एनिमल की बॉडी में, ठीक है। Cells of human body exhibit three main type of movement, namely amoeboid movement. पहला मूवमेंट हमारी बॉडी में अमीबॉइड मूवमेंट होता है। अब ये सोचो भाई, हम अमीबा की तरह थोड़ी चल रहे हैं, अमीबा की तरह नहीं चलते, बट हमारी बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, लाइक हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, हमारे में न्यूरॉन अपना सिग्नल इधर से उधर भेज रहे हैं, तो बहुत सारे मूवमेंट कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। उसमें से जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या होती है, WBCs होती हैं।
WBC में कुछ WBC ऐसी होती हैं जो फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं और डायापेडेसिस शो करती हैं। क्या शो करती हैं? डायापेडेसिस। डायापेडेसिस क्या है? ये ब्लड वेसल की जो वेसल होती है उसकी कैपिलरी की वॉल से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, मोमेंट करके। कौन सा मोमेंट? अमीबॉइड मोमेंट करके बाहर निकल जाती हैं। कौन सी ये सेल्स होती हैं? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट। इसके अलावा मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं। मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, लार्ज फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं मैक्रोफेजेस। ये भी अमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं, ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है। इन्हीं मैक्रोफेजेस का एक्चुअली अलग अलग नेम भी होते हैं। बॉडी पार्ट्स, किस बॉडी पार्ट में ये प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इनके अलग अलग नेम होते हैं। क्या क्या नेम हो सकते हैं? अगर यही मैक्रोफेजेस लीवर में प्रेजेंट हैं तो इन्हें बोलते हैं कुफर सेल्स। क्या बोलते हैं? कुफर सेल्स। सुनोगे समझ में आ जाएगा कि ये कुफर सेल्स क्या है? मैक्रोफेजेस हैं, लार्ज फैगोसाइटिक सेल्स हैं। यही अगर तुम्हारे ब्रेन में प्रेजेंट हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे? माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल्स। किडनी में mesangial cells। mesangial cells, ठीक है, क्लियर? तो मैक्रोफेजेस क्लियर हो गया। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सब हमारी बॉडी में क्या कर रही हैं? अमीबॉइड मूवमेंट कर रही हैं। नेक्स्ट मूवमेंट देखते हैं, सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट क्या होता है? सीलिया के थ्रू मूवमेंट। अब सीलिया हमारी बॉडी में कहां पर प्रेजेंट है? सीलिया प्रेजेंट है हमारे जो नेजल पैसेज है उसके अंदर, हमारी नेजल पैसेज के अंदर भी सीलिया प्रेजेंट है। ट्रैकिया में भी सीलिया प्रेजेंट है। लिख लो यहां पर, नेजल पैसेज एंड ट्रैकिया, इसमें भी सीलियरी मूवमेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। आपने भी देखा होगा जब आपको जुकाम होता है तो जो हमारे अंदर म्यूकस बनता है वो म्यूकस हमेशा बाहर की तरफ निकाला जाता है। बाहर की तरफ ही म्यूकस क्यों आ रहा है? इसी सीलियरी मूवमेंट की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट जो आपके मसल्स में होता है, जितना भी मूवमेंट, दिस इज मस्कुलर मूवमेंट। अभी मसल्स की हम स्टडी डिटेल में करने वाले हैं। इसके अलावा सीलियरी मूवमेंट एक जगह और होता है, अभी मैं यहाँ पे भूल गई, मुझे याद आ गया, आप नोट डाउन कर लो। सीलियरी मूवमेंट हमारे फैलोपियन ट्यूब में भी होता है। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो वहां पे ओवरी और यूट्रस के बीच में जो कनेक्ट करने के लिए होती हैं ट्यूब्स, उन्हें फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, जिसमें ओवम मूव करता है और स्पर्म से मेट करता है। दिस इज फैलोपियन ट्यूब। इसके अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं ताकि ओवम हमेशा ओवरी से निकलकर यूट्रस की तरफ मूव करे, ठीक है। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। एक और मोमेंट होता है यहाँ, जैसे ओवम का मोमेंट होता है तो स्पर्म भी किसी मोमेंट के थ्रू ही तो जाएगा ओवम से मीट करने के लिए। वो कौन सा मोमेंट होता है? फ्लैजिलर मोमेंट होता है। फ्लैजिलर मोमेंट, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है स्पर्म में। स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा होगा, ये इसका हेड हो गया, इसमें पीछे ये फ्लैजिला लगा रहता है, ठीक है। तो इस तरह का मोमेंट स्पर्म शो करता है, क्योंकि ये ह्यूमन सेल है तो इससे भी हम इसमें स्टडी करेंगे फ्लैजिलर सेल्स को। चलो देखते हैं पैरा में क्या दिया हुआ है आगे वाले। Some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement. Amoeboid movement किस में हो रहा है? Macrophages and leukocytes में. It is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm. ठीक है, कैसे होगा ये मोमेंट? अमीबॉइड मोमेंट कैसे होगा? हमारी सेल में, सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म मूव करेगा। प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म आप बोल सकते हो। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगी, स्ट्रीम करेगा, बहेगा। जिस तरफ को बहेगा उस तरफ मूवमेंट भी हो जाएगा आपकी सेल का, ठीक है। स्यूडोपोडिया फॉर्म हो जाएंगे। स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज इन अमीबा, जैसे कि अमीबा में अभी हमने एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा इसमें मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं साइटोस्केलेटन्स। साइटोस्केलेटन यानी सेल के अंदर भी कुछ स्केलेटल फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये कौन से होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। मेनली ये 3 टाइप के फिलामेंट्स होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के फिलामेंट्स होते हैं? नोट डाउन हियर।
एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारे सेल डिवीजन के टाइम यूज होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। ये फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी सेल के अंदर। साइटोस्केलेटन बोलते हैं इन्हीं को, ठीक है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं ये, लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन अमीबॉइड मूवमेंट। इसके बाद में है सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट अकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स, ठीक है। जो ट्यूब लाइक ऑर्गन्स होते हैं उनमें सिलियरी मूवमेंट होता है, और सिलियरी मूवमेंट का एक ही मकसद है कि जो भी मूवमेंट कराया जाए वो एक सर्टेन पाथ पे हो, ठीक है। अगर ट्रैकिया के अंदर सिलियरी मूवमेंट ना हो तो जो म्यूकस बनेगा वो हमारे लंग्स तक भी जा सकता है, ठीक है। तो इस सर्टेन पाथ फॉलो करने के लिए ओवम बने और ओवम इधर उधर घूमता रहे फैलोपियन ट्यूब में जाने की बजाय, तो फिर क्या फायदा होगा। तो वहां पे एक सर्टेन पाथ फॉलो कराने के लिए सीलियां हैं, ताकि वो जो ओवम है वो इधर उधर ना भटके और फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाए। क्लियर। तो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है which are lined by ciliated epithelium. The coordinated movement of cilia in the trachea help us in removing dust particle and some of the foreign substances inhaled along with the atmospheric air. छींक आती है ना, छींक के साथ अच्छू बाहर निकाल दिया सब कुछ हमने, ठीक है। वो मूवमेंट बाहर की तरफ ही हुआ, ठीक है। तो ट्रैकिया में भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज also facilitated by the ciliary movement. Okay, movement of our limbs, this is the muscular movement. यहाँ पे इन्होंने muscular movement को clear करने की कोशिश की है। What is muscular movement? Movement of our limbs, jaws, tongue, etc. requires muscular movement. The contractile property of muscles are effectively, इसी contractile property से important note करो, इसी को हमें डिटेल में करना है कि ये क्या है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। देखो बेटा, अंडरलाइन करो, लोकोमोशन में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। आपके अंदर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है, आपको पता है कैसे क्या करना है, आप कर लेते हो। छोटे बच्चों को देखो आप, बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं बिलो 1 ईयर, ठीक है, उनको देखो कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता। उनका ब्रेन कुछ कह रहा है, हाथ कुछ कर रहे हैं, पैर कहीं चल रहे हैं, क्या वो कोई प्रॉपर काम कर पाते हैं। खड़े होकर चलने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे उनकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है, तब जाके वो चलना सीख पाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो हम चल रहे हैं हमें पता नहीं चलता है, हमें लगता है हम बस चल रहे हैं आराम से, लेकिन उसमें हमारे 3 सिस्टम इन्वॉल्व हैं, मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल, ठीक है। In this chapter, you will learn about the types of muscles, their structure, mechanism of their contraction and importance aspect of skeletal system. ठीक है, skeletal system and skeletal muscles, बस यही 2 चीजें हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है, skeletal muscles and skeletal system. ठीक है, मसल्स को देखते हैं किस किस टाइप की मसल है। अभी मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ skeletal muscles पढ़नी है, तो मसल और भी होंगी जो हमें डिटेल में नहीं करनी है, तो उन मसल्स को भी हम शॉर्ट में तो देखेंगे एटलीस्ट। चलो शॉर्ट में देखते हैं, इसके साथ हम एक एक्स्ट्रा स्लाइड भी देखेंगे ताकि और ज्यादा चीजें क्लियर हो सके हमारी। You have studied in chapter 8 that the cilia and flagella are the outgrowth of the cell membrane. ठीक है, कैसे बनते हैं cilia and flagella? जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी में बाहर की तरफ निकले रहते हैं आउटग्रोथ के फॉर्म में, उन्हीं को हम सिलिया या फ्लैजिला बोलते हैं। फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्म अभी मैंने बताया, जो स्पर्म स्विम करके ओवम तक जाता है, वो मोमेंट कैसा होता है, फ्लैजिलर मोमेंट होता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस। स्पंजेस में कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है,
इस तरह से छोटे छोटे पोर होते हैं इसकी पूरी बॉडी पे, स्पॉन्जेस की पूरी बॉडी पे पोर होते हैं, और इन पोर के पास में, पोर को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, और ऑस्टिया के पास में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उन्हें क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट्स, कोएनोसाइट। इन्हीं के हेल्प से पानी अंदर की तरफ जाता है और फिर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। जो मेन ओपनिंग होती है बाहर की तरफ उसे क्या बोला जाता है, ऑस्कुलम। ठीक है, ऑस्टिया से पानी अंदर गया, ऑस्कुलम से बाहर निकल गया, लेकिन किसकी हेल्प से निकला, कोएनोसाइट्स की हेल्प से निकला। और कोएनोसाइट्स क्या है, स्पॉन्जेस की फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। ठीक है, in the locomotion maintenance of water current in the canal system of sponges and in the locomotion of protozoa like euglena क्या हेल्प कर रहा है, फ्लैजिला। ठीक है, मसल्स is a specialized tissue of mesodermal origin। ये मसल्स आपकी किस ओरिजिन की होती हैं, मसल्स की बात कर रहे हैं, मसल्स किस ओरिजिन की होती हैं, mesodermal ओरिजिन की होती हैं। इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करो। About 40 to 50% of your body weight of a human adult is contributed by muscles। अगर आप 60 kg के हो तो आपकी बॉडी में कितना इसमें मसल का पोर्शन होगा, 25 to 30 तो आपका मसल्स का वेट होगा। ठीक है, a human adult is contributed by muscles, they have special properties like excitability, contractility, एक्सटेंसिबिलिटी। अब हम स्लाइड पे आ जाते हैं अपनी, जो हमने स्लाइड में बनाई है मैंने अभी, उस पे आ जाते हैं। लेट्स सी, इसको देखेंगे हम। क्लियर, मसल्स, मसल में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, अभी हम वही स्टडी कर रहे थे उस पोर्शन में। मसल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, एक्साइटेबिलिटी है, एक्साइटेड हो जाती है, एक्साइटमेंट के साथ काम करती है। लाइक अगर आपने कोई गर्म तवे को छू लिया तो एकदम एक्साइटेबिलिटी होती है, एक्साइटेड होके पीछे चली जाती हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट ही हुई ना, पीछे की तरफ खिंच गई, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। एक्सटेंसिबिलिटी होती है, जब आप योगा करते हो एकदम पीछे झुक जाते हो, एक्सटेंसिबिलिटी। इलास्टिसिटी है ना, सर्कस देखा है कभी किसी ने, सर्कस में इतना ज्यादा वो मूव करते हैं, ऐसे लगता है बॉडी नहीं है, इरेजर है, रबड़ है बिल्कुल, है ना। इलास्टिक होती इतनी ज्यादा उनकी बॉडी, इलास्टिसिटी होती है। तो मसल्स के ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। क्लियर, अब हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, किस किस टाइप की मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। देखो क्लासिफिकेशन, 3 टाइप की मसल्स प्रेजेंट हैं। 1 स्ट्रेटेड मसल्स, 2 स्मूथ, और 3 कार्डियक। कार्डियक मसल्स तो एक्सक्लूसिवली हार्ट में मिलेंगी। ठीक है, अपनी मर्जी का मालिक। स्ट्रेटेड मसल्स की बात करें तो ये स्केलेटल मसल्स होती हैं, और ये किससे जुड़ी हुई होती हैं, बोन से अटैच्ड रहती हैं। स्ट्रेटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स बोन से अटैच्ड रहती हैं। और इनको स्ट्रेटेड मसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली मतलब एक फिक्स पैरेलल मैनर में डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। डार्क बैंड, देन फिर ये लाइट बैंड, इस तरह से डार्क एंड लाइट बैंड कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहते हैं। और जब हम इसको स्टेन करते हैं तो स्ट्रेशिएशन मिलता है, यानी कि कुछ बैंड्स मिलते हैं। तो स्ट्राइएशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये वॉलेंट्री होती हैं, जो कि हमारी बोन से जुड़ी हैं। तो ये हम इनको अपनी इच्छा से घुमा फिरा सकते हैं, जो हमारे लिम्स में मिलती हैं, दोज आर वॉलेंट्री मसल्स। स्ट्रक्चर देखो, कोई ब्रांचिंग बनाई है मैंने इसमें, नो ब्रांचिंग, अनब्रांच्ड होती हैं, ये लॉन्ग होती हैं, और शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल है। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये देखो कितने सारे न्यूक्लियस हैं, ये एक ही सेल है, ये जो इतनी लंबी सी बनाई है, दिस इज 1 सेल, और इसमें कई सारे न्यूक्लियस हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, सिंसेसियम। ठीक है, सिंसेसियम, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सिंसेसियम। और इंटरकैलिएटेड डिस्क भी एब्सेंट होती है इनमें।
नेक्स्ट देखते हैं स्मूथ मसल्स। इनको स्मूथ मसल्स को स्मूथ मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्राइएशन नहीं होता है, ये बिल्कुल दिखने में एकदम चिकनी होती हैं, स्मूथ होती हैं, ठीक है। नो स्ट्राइएशन इज प्रेजेंट। मैंने शायद ये पॉइंट लिखा नहीं है इसमें, बट नो स्ट्राइएशन लिख लो, नो स्ट्राइएशन। उसके बाद हाँ लिखा तो है स्ट्राइएशन प्रेजेंट, यहाँ पे absent, यहाँ पर स्मूथ मसल्स में स्ट्राइएशन नहीं होता है। और ये स्मूथ मसल्स मिलती कहाँ है? जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक विसरल ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स, इंटेस्टाइन, किडनी, इन सब में ये स्मूथ मसल्स होती हैं। अब ये बताओ, लंग, इंटेस्टाइन एंड किडनी क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं है, इनवॉलेंट्री हैं, ये अपनी इच्छा से काम करती हैं। जितनी भी स्मूथ मसल जहां भी प्रेजेंट होंगी वो अपनी इच्छा से काम करती हैं। क्लियर? स्ट्रक्चर देखो एक बार नीचे कैसा है, कोन शेप्ड है एक सेल, फ्यूजिफॉर्म या कोन शेप्ड है, अनब्रांच्ड है, ब्रांचिंग यहाँ पर नहीं है, अनब्रांच्ड है, और सभी में एक एक ही न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड है ये, और इंटरकैलिएटेड डिस्क भी एब्सेंट है। लास्ट है कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स तो वॉलेंट्री हो ही नहीं सकती, वो हमारे कंट्रोल में तो क्या नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में भी ठीक से नहीं है, ठीक है। हमारा जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो भी उससे हार्ट की बीट को कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर पाता है। हार्ट को बाहर निकाल के देखो तब भी वो धड़कता रहता है, क्यों? क्योंकि वो मायोजेनिक हार्ट है, ठीक है। वो ना हार्ट न्यूरल कंट्रोल में है ना हमारे ही कंट्रोल में है, अपनी मर्जी का मालिक है बिल्कुल, ठीक है। जिस पे आना होता है उस पे आ ही जाता है, दिल आवारा है हमारा, ठीक है। तो कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। इसमें स्ट्राइएशन एब्सेंट होता है, इनवॉलेंट्री होती है इन नेचर, ब्रांच्ड होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। न्यूक्लियस एक ही एक है, ये एक सेल है, यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियस एक ही है, ये एक सेल है, न्यूक्लियस एक ही है, ठीक है। ब्रांच्ड हैं और सिलिंड्रिकल हैं, इंटरकैलिएटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये हो गई ना तुम्हारी इंटरकैलिएटेड डिस्क, इसमें प्रेजेंट है। ओके, तो वापस आ जाते हैं हमारी थ्योरी पे, देखते हैं क्या हमने छोड़ा और क्या हमने किया। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन, कहाँ पर प्रेजेंट है इसके बेसिस पे, अपीयरेंस दिखती कैसी है, एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी, लाइक इनवॉलेंट्री है और वॉलेंट्री है, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन दीज आर 3 टाइप्स। स्केलेटल मसल्स जो कि वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, जो हमने सबसे पहले देखी। स्ट्रेटेड मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट विसरल मसल्स या विसरल ऑर्गन में जो प्रेजेंट होती हैं, लाइक स्मूथ मसल्स। थर्ड कार्डियक मसल्स, ठीक है। ये तीनों हमने कर ली हैं डिटेल में, और जो नीचे की थ्योरी होगी आई होप हमने सारी कंप्लीट कर ली होगी, इसमें जो भी गिवन है एक बार देख लो। स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, जो भी स्केलेटल कंपोनेंट यानी स्केलेटन है हमारा, उससे जुड़ी हुई होती हैं। दे हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप, हेंस कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल में होती हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, दे आर नोन एज वॉलेंट्री मसल्स। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एक्शन एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर, ठीक है। विसरल मसल्स विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, नॉन स्ट्रिएशन नॉट प्रेजेंट इन इट। विसरल मसल्स हॉलो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, like alimentary canal, reproductive tract etc. they do not exhibit any striation, appearance smooth होता है, so these are called smooth muscles, ठीक है। नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोल सकते हैं इन्हीं को। Their activities are not under the voluntary control of the nervous system and are therefore known as the involuntary muscles, ठीक है। involuntary muscles होती हैं। Transportation of food through the digestive tract and gamete through the genital tract are the example of it. Last है cardiac muscles. As the name suggests, cardiac muscles are the muscles of heart. किसकी muscles होती हैं? heart की muscles होती हैं, ठीक है। ये सब हमने अभी कर लिया है दूसरी स्लाइड में, तो हमें इसे अभी यहाँ पे डिटेल में जाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे, एक पॉइंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी है।
यहाँ पर देखो, वापस आ जाओ स्लाइड पर बच्चों। यहाँ पे हमने लिख दिया था स्ट्राइएशन इज एब्सेंट बट देयर इज स्ट्राइएशन इज प्रेजेंट। ये यहाँ पे स्ट्राइएशन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, स्ट्राइएशन मैंने बनाया है इसमें, ठीक है, बट मैंने एब्सेंट लिख दिया। स्ट्राइएशन इज प्रेजेंट। दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली, ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होती हैं। लेट अस एग्जामिन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स को हम देखेंगे डिटेल में, नीचे डायग्राम गिवन है स्केलेटल मसल का, तो पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद में हम चीजों को करेंगे, थ्योरी को करेंगे तो आसानी से क्लियर होंगी चीजें। देखना स्टार्ट करते हैं सबसे बाहर की लेयर से। देखो, सबसे आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर को इसमें बोला जाता है एपीमाइसियम। एपीमाइसियम, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एपीमाइसियम, क्लियर। और ये कैसे, किससे बनी हुई होती है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, ठीक है, फाइब्रस, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है एपीमाइसियम, ठीक है, जो बिल्कुल बाहर की तरफ है। उसके बाद देखो ये क्या है, ये जो छोटे छोटे गोल गोल इसमें स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं कई सारे, ये देखो, ठीक है, पहले तो बड़े गोल वाले हैं, अंदर उसके छोटे छोटे गोल भरे हुए हैं। तो पहले बड़े वाले गोल की हम बात करते हैं। जो पहले बड़े वाले गोल हैं इनको हम बोलते हैं फेजिकल और मसल बंडल, ठीक है, फेजिकुली, फेजिकल और मसल बंडल। और ये भी एक लेयर के थ्रू बंद है, इसके बाहर एक लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम, और ये भी आपकी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ही बनी हुई होती है, ठीक है, पेरीमाइसियम भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। और इन जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें बोलते हैं फेजिकल और मसल बंडल। मसल बंडल के अंदर ये छोटी छोटी सी मसल्स भरी हुई हैं या मसल सेल्स हैं। इन सेल्स के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। इन सेल में सबसे बाहर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, और इसकी सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। इसकी सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा, सॉरी 1L बनेगा, एक L, सिंगल L, ठीक है, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के अंदर क्या भरा हुआ रहेगा, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, अभी जब हम न्यूरल कंट्रोल पढ़ेंगे या थ्योरी देखेंगे आगे की कि कैसे वर्क करती है मैकेनिज्म, तो उसमें सार्कोप्लाज्म का इंपॉर्टेंट रोल आएगा, क्योंकि सार्कोप्लाज्म में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा जहां पे हमारा कैल्शियम स्टोर होता है, ठीक है, वी विल स्टडी लेटर। यहाँ पर देखो, और इन सभी को मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं, छोटी छोटी जो वेसल्स भरी हुई हैं, इसके अंदर मसल सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, इनको हम मसल फाइबर या मायोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मायोसाइट बोलते हैं। और इसके अलावा ब्लड कैपिलरीज एंड नर्वस सिस्टम सब कुछ इसमें वेल डेवलप्ड होगा। एक और स्ट्रक्चर रह गया है यहाँ पर, ये जो होती हैं जितनी भी हमारी फेसिकल्स हैं ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जुड़ी किससे होती हैं, ये है एक कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू के हेल्प से ये जुड़ी हुई होती है, इसे बोलते हैं फेशिया। फेशिया, ठीक है, क्लियर हो गया। आउटर लेयर एपीमाइसियम, उसके बाद में जो फेसिकल है, फेसिकल की बाहरी लेयर को बोलते हैं पेरीमाइसियम। फेसिकल के अंदर बहुत छोटी छोटी मायोसाइट्स या मस्कुलर फाइबर और मसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन मसल सेल्स के आउटर लेयर को बोला जाता है सार्कोलेमा, और इसमें फिल्ड रहता है सार्कोप्लाज्म, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। थ्योरी देखो, let us examine a skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contraction, ठीक है। Each organized skeletal muscle in our body is made up of a number of muscle bundle or fascicle, ठीक है। आपकी बॉडी में जो एक स्केलेटल मसल होती है उसमें नंबर ऑफ मसल बंडल या फेसिकल्स होते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को भी देखें तो इसमें बहुत सारे मसल बंडल्स दिखाए गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 मसल बंडल यहाँ पर भी दिखाए गए हैं। तो नंबर ऑफ मसल बंडल प्रेजेंट होते हैं एक स्केलेटल मसल में। By a common these are held together
बाय अ कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेशिया। ठीक है, इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ये जो ब्राउन कलर का दिखा रखा है, दिस इज फेशिया, और इसी के थ्रू ये जितने भी मसल बंडल है आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। हर एक मसल फाइबर यानी कि मायोसाइट और मसल सेल, ठीक है, मसल सेल के चारों ओर जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, इसमें भरा रहेगा सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर इज अ सिंसेसियम एज द सिंसेसियम अभी मैंने बताया था आपको क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज को बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज इज सिंसेसियम, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई, सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटेड मसल्स पढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेड मसल में अभी हमने देखा था कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। ठीक है, सिंसेसियम होती कंडीशन। The endoplasmic reticulum, that is sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber, is the storehouse of calcium ions. This is also important क्योंकि कैल्शियम का यूज अभी मसल के मोमेंट में होगा, जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, वहां पे कैल्शियम आयन यूज होते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी भी सेल का हो, वो एक्ट करता है स्टोर हाउस की तरह। यहाँ पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम आयन के स्टोर हाउस की तरह काम कर रहा है, वहां पे कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। कैल्शियम आयन का यूज हमें अभी आगे देखना है, जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैल्शियम आयन कहाँ यूज होगा। A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of a large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasmic cells, sarcoplasm, called myofilaments or myofibrils. ये क्या है, ये क्या बला है, ये लाइन अच्छी लग रही है, थोड़ी सी सुंदर लग रही है, पढ़ते हैं फिर से इसे दोबारा से। A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments। ठीक है, बहुत सुंदर लाइन है ये। मायोफिलामेंट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे लाइन मतलब इस तरह के बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी आपने बनाई थी, जो अभी मैंने बनाई थी, तो इस तरह से बनाया था, ये एक बैंड, ये दूसरा बैंड, ये तीसरा बैंड, इस टाइप से ही स्ट्रक्चर था उसका। इसको अगर हम एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में देखना चाहें तो कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, एक डार्क कलर का बैंड, फिर एक लाइट बैंड, फिर एक बहुत डार्क बैंड, फिर एक लाइट बैंड, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डार्क एंड लाइट बैंड, ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, ये दो टाइप की प्रोटीन है। दिस इज लाइट बैंड, एक्टिन प्रोटीन होता है या एक्टिन फिलामेंट बोलेंगे इसे। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट, और ये मायोसिन फिलामेंट होता है, मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, अब इसके बारे में भी दो लाइनें देख लेते हैं, आगे पहले पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे। ईच मायोफाइब्रिल हैज alternate dark and light bands on it. A detailed study of myofibril has established by the striated appearance is due to the distribution pattern of two important proteins, actin and myosin. The light band contains actin and called I band. इसको क्या बोलेंगे, एक्टिन फिलामेंट वाले बैंड को आई बैंड बोलेंगे। ठीक है, और जो मायोसिन वाला है, जो डार्क बैंड है, इट इज कॉल्ड एज ए बैंड। ठीक है, आई बैंड एंड ए बैंड एक दूसरे के अल्टरनेट वे में लगे रहते हैं। ये ए बैंड को हम एक जो आई बैंड होता है, आई बैंड इज आइसोट्रॉपिक बैंड। आइसोट्रॉपिक बैंड होता है, ये अभी आगे स्ट्रक्चर आपका गिवन है एक आपकी ही एनसीईआरटी में, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वहां पे मैं बताऊंगी आइसोट्रॉपिक एंड एन आइसोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक बैंड क्यों किसको बोल रहे हैं। ठीक है, आ जाओ फिर स्ट्रक्चर पे भी आ जाते हैं, पहले स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं, थ्योरी बाद में देखेंगे हम। ये वाला स्ट्रक्चर हमें देखना है डिटेल में, ये जो स्ट्रक्चर आपका गिवन है इसे देखते हैं। आई बैंड और ए बैंड हमने अभी अभी रिसेंटली स्टडी किया है, तो देखो ये जो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर, ये गोल गोल स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंट होंगे, यानी लाइट बैंड प्रेजेंट होगा, यानी एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होगा।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है। तो ये क्या है बेटा, एक्टिन फिलामेंट्स है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, तो इसे बोल रहे हैं आई बैंड। और यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डार्क डार्क कलर का आपका दिख रहा है, दिस इज मायोसिन फिलामेंट। और जहां पर मायोसिन फिलामेंट होगा वो क्या होगा, ए बैंड। इतना तो आपको स्ट्रक्चर में क्लियर हो गया। अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं। यहाँ पर एक जेड लाइन दिख रही है, ये आपको जेड लाइन दिख रही है। एक्टिन फिलामेंट्स के ही बीच में, ये एक्टिन फिलामेंट है, लाइट बैंड दिख रहा है, इसके बीच में सेंटर में एक जेड लाइन प्रेजेंट होती है, जिससे एक छोटी सी लाइन है जिससे आपके एक्टिन फिलामेंट्स जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जेड लाइन। दोनों तरफ जेड लाइन प्रेजेंट होती है और इस जेड लाइन के बीच के हिस्सा जितना होता है उसको एक सार्कोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन सार्कोमियर है ये। ठीक है, इसके अलावा इसमें ओ बैंड एंड एच जोन भी प्रेजेंट होता है। ओ बैंड क्या है, ओ बैंड को आप ओवरलैपिंग बैंड भी बोल लो। ठीक है, ओ बैंड इज ओवरलैपिंग बैंड। ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट जो एक दूसरे के ऊपर है, दिस इज ओवरलैपिंग। कहाँ पर हो रही है, ये देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओ बैंड हो जाएगा। इतना आपका ओ बैंड हो जाएगा, इस साइड भी इतना आपका ओ बैंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ओ बैंड हो गया। नेमिंग कर लो अपनी बुक में, ये आपको स्टडी में अभी हेल्प करेगी, क्योंकि हमें बहुत मतलब डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगी बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट आने वाला है आपका, तो वो समझने में आपको इजी हो जाएगा। और कंफ्यूजिंग कंसेप्ट्स को आपको थोड़ा सा कमर कस के समझना पड़ता है फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में वो एकदम स्मूथ इजी लगने लगता है। तो आपने अपने विमान उड़ान भरने वाला है, अपने अपने कमर की पेटी बांध लें। ठीक है, स्ट्रेट होकर अटेंटिव होकर बैठ जाएं। अब इस थ्योरी को डिटेल में और अच्छे से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम विमान उड़ान भरने को तैयार है हमारा, देखते रहो ध्यान से। ओ बैंड, ओ बैंड, एच जोन, ए बैंड, आई बैंड, जेड लाइन, ये सब क्लियर हो गया। सार्कोमियर समझ में आ गया। अब एक चीज देखो, ओ बैंड के सेंटर से भी एक लाइन निकलती है जो यहाँ पे नहीं बनी है। ओ बैंड के सेंटर से जा रही है ये एम लाइन। ठीक है, मिडिल से जा रही है एम लाइन। अब एक बार थ्योरी देखेंगे, इतना हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, आ जाओ थ्योरी देखते हैं, यहीं से है। Both the proteins are arranged as rod-like structures, देख लिया, इस तरह से arrange है rod-like structure in the parallel manner, parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibrils. Actin filaments are thinner as compared of the myosin filament. Myosin filament के comparison में actin filament कैसे होते हैं, पतले होते हैं, इसलिए इनको thin filament बोलते हैं और myosin को thick filament बोलते हैं। ठीक है, hence are called thick and thin filament respectively in the center of the each eye band. eye band के बीचों बीच में क्या एक इलास्टिक फाइबर होता है, this is called जेड लाइन। अभी आपने देखा ये थी आपकी जेड लाइन। ठीक है, ये जो लाइट बैंड के बीचों बीच में है ये है आपकी जेड लाइन। ठीक है, the thick filament is the A band and also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line. ठीक है, ये जो मायोसिन फिलामेंट यानी ए बैंड होता है इसके बीचों बीच में भी एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, दिस इज कॉल्ड एम लाइन। अभी हमने ड्रॉ की थी। ठीक है, ये इसको हम बोल सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है दिस इज एम लाइन। ठीक है, ये एम लाइन है, ये थिक ए बैंड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ए बैंड है, इसके बीचों बीच में ये एम लाइन है। ठीक, द ए एंड आई बैंड आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल। पूरी मायोफाइब्रिल की लेंथ में ए आई इस तरह से बैंड आपके लगे रहते हैं। द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच के हिस्से को क्या बोल रहे थे हम, सार्कोमियर, बस यही लाइन लिखी है। The portion of the myofibril between two successive Z line is considered as the
फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड द सार्कोमियर। ठीक है, यहीं पर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा जो अभी हम स्टडी करेंगे। इन अ रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप। ठीक है, देखो ए बैंड और ओ बैंड इस तरह से ओवरलैपिंग होती, इतनी ही ओवरलैपिंग है। अगर रेस्टिंग फेज है तो इतनी ही ओवरलैपिंग है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इतनी ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या है, पार्शियली ओवरलैप्ड है, थोड़ा सा ओवरलैप्ड है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके एक एक लाइन का मीनिंग हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं क्लियर होता है तो बैकवर्ड में जाओ, बैक में जाओ, या पॉज करो, ठीक से डायग्राम को देखो, कैसे भी करो आप, जैसे आपको इजी लगता है। ठीक है, लेकिन समझते हुए चलो, चीजों को ब्रेक नहीं करना, छोड़ना नहीं है। कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं होती, आप 2 बार करोगे वो इजी हो ही जानी है आपकी। ठीक है, द फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट्स, 1 मिनट कहाँ थे हम लोग, इन अ रेस्टिंग फेज द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप। ठीक है, थिन फिलामेंट जो होते हैं वो थिक फिलामेंट को पार्शियली ओवरलैप करते हैं। द फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट, सेंट्रल पार्ट पर ओवरलैपिंग नहीं होती है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड द एच जोन। जहां पे ओवरलैपिंग नहीं है उस जोन को क्या बोल रहे हैं, एच जोन। जहां पे ओवरलैपिंग है उसे मैंने क्या लिखा, ओ बैंड या ओ जोन। ठीक है, कुछ भी लिख लो, ओ बैंड या ओ जोन इज ओवरलैप्ड जोन। एच जोन जहां पे किसी भी तरह की ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग कहां पर नहीं, थिक बैंड के ऊपर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है थिन बैंड की। ठीक है, एच जोन। आई थिंक डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का। यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन दोनों ही फिलामेंट का हमें स्ट्रक्चर देखना है, ठीक से समझो। ईच एक्टिन और थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 फिलामेंटस एक्टिन्स। ये 2 फिलामेंटस एक्टिन एक दूसरे से हेलिकली वुंड होते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बने होते हैं। कैसी, इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है एक्टिन फिलामेंट की वो होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, मोनोमर क्या होता है इसका, ग्लोब्यूलर एक्टिन्स। ठीक है, ये इस तरह से एक दूसरे से इस तरह से होती हैं। छोटे छोटे ऐसे ग्लोब्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और इसके दूसरी तरफ इसी तरह से ये हेलिकली वुंड होती है, गुथी हुई होती है इसके साथ में। ठीक है, इसको समझने के लिए आप 2 वायर लो ऐसे करके, मेरे पास भी है, ये देखो, ये इसका एक आपकी फिलामेंट, ये आपका दूसरा फिलामेंट। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से लिपटे हुए होते हैं। क्लियर हो गया। और अब इसके ऊपर 2 और फिलामेंट लिपटेंगे। ठीक है, ये तो हमारे 2 फिलामेंट हो गए, कौन से, एक्टिन फिलामेंट हो गए, जो एक दूसरे से हेलिकली वुंड होते हैं। हेलिकली वुंड होने का मतलब ये है, इस तरह से एक दूसरे से गुथे हुए होना। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोब्यूलर एक्टिन, 2 फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन। कौन सी अनदर प्रोटीन, दूसरी प्रोटीन के कौन से 2 फिलामेंट होंगे बेटा, 2 फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। ठीक है, इसकी पूरी लेंथ में 2 अलग एक्टिन फिलामेंट्स, और तो वायर मेरे पास नहीं है, दिस इज द माइक के भी 2 वायर ले लो। ये हो गए आपके माइक के 2 वायर। ठीक है, वॉइस फिर भी आ जाएगी आपको। ये इस तरह से और हेलिकली वुंड होते हैं, ये लो। ठीक है, ये और 4 वायर आपस में हेलिकली वुंड हो गए। ठीक है, इस तरह से 4 वायर आपके हेलिकली वुंड हो गए। और इसमें भी बीच बीच में क्या होता है, बीच बीच में इसमें होता है ट्रोपोनिन प्रोटीन लगा रहता है, ट्रोपोनिन स्ट्रक्चर होता है एक, वो लगा रहता है। ठीक है, बेटा स्ट्रक्चर ही देखो, क्योंकि उतना यहाँ पे बना पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। ये एक
एक्टिन फिलामेंट है जिसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, आपकी ग्लोब्यूलर एक्टिन्स हैं, इसके दोनों और ये एक और ये दूसरा आपका ट्रोपोमायसिन लिपटा हुआ है, गुत्था हुआ है, और इस पर जो एक्टिव साइट्स होती हैं, एक्टिव साइट्स पे एक फिक्स्ड इंटरवल पे क्या लगा रहता है, ट्रोपोनिन लगा रहता है, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट्स होती हैं। अब एक्टिव साइट है तो ये काम करने बैठ जाएगी तो इसको पकड़ के बैठना पड़ेगा ना बेटा, अभी एक्टिव नहीं होना, अभी तुम्हें कोई काम नहीं करना, तो उसको पकड़ने के लिए क्या लगे हुए हैं, एक ट्रायंगुलर प्रोटीन है ट्रोपोनिन, ठीक है, इसके ऊपर मास्क करके रखती है, इसको पकड़ के रखती है, इसको कवर करके रखती है, ठीक है, दिस इज अ मास्किंग प्रोटीन ट्रोपोनिन, क्योंकि यही इसकी एक्टिव साइट है, यही मायोसिन प्रोटीन के हेड से जुड़ेगी और कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प होगा, ठीक है, और यहीं पर आकर के ये मास्किंग को हटाने के लिए कैल्शियम आयन यूज होंगे, ठीक है। मास्किंग क्या है, ट्रोपोनिन की, देखो थ्योरी में, ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायसिन, ट्रोपोमायसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन लगी हुई है। इन द रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग स्टेट में जब ये हमारी एक्टिन प्रोटीन है, जब हम रिलैक्स्ड हैं, रिलैक्स स्टेज में, अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स ऑफ द मायोसिन, ठीक है, एक्टिव बाइंडिंग साइट कहाँ पर है मायोसिन के लिए, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन से जहां पर जुड़ता है वो होती है एक्टिव बाइंडिंग साइट, ठीक है, एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट, उससे उसको मास्क करके रखता है, उसको कवर करके रखता है। ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। अब हम मायोसिन की बात करते हैं, हमने एक्टिन की बात कर ली। एक्टिन में हमने 3 चीजें देखी, एक ग्लोब्यूलर एक्टिन प्रोटीन, सेकेंड ट्रोपोमायसिन, थर्ड ट्रोपोनिन, ठीक है, कहाँ कहाँ पे है ये, किस तरह से गुत्थे हुए हैं, किस तरह से लगे हुए हैं, हमने ये देख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं ये मायोसिन प्रोटीन का दूसरा मायोसिन मोनोमर बना हुआ है। इस मायोसिन मोनोमर में सबसे ऊपर क्या है, हेड है, हेड में एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिन के इस पार्ट से जुड़ने के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यहाँ से ये जुड़ेगा, जब मोमेंट होगा, मसल मोमेंट हम स्टडी करेंगे, तो एक्टिन बाइंडिंग साइट है ये, और जुड़ने के लिए, एनर्जी खर्च करने के लिए भी एटीपी बाइंडिंग साइट्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर एटीपेज एंजाइम रहता है। कौन सा एंजाइम रहता है, एटीपेज एंजाइम रहता है, जिसकी हेल्प से एटीपी खर्च करके ये हेड एक्टिन प्रोटीन से जुड़ जाता है, मायोसिन का हेड एक्टिन प्रोटीन से जुड़ जाता है, ठीक है। हेड वाला पोर्शन आपको क्लियर है। उसके नीचे छोटी सी होती है क्रॉस आर्म, और ये पीछे की तरफ होती है टेल, ठीक है। इसके बेसिस पर 2 टाइप के मेरोमाइसिन होते हैं। मेरोमाइसिन क्या है, मायोसिन प्रोटीन का मोनोमर है मेरोमाइसिन, ठीक है, मेरोमाइसिन। तो 2 तरह के मेरोमाइसिन होते हैं जिसमें सब कुछ है, हेड, आर्म एंड टेल, हेड एंड टेल सब कुछ है, उन्हें बोलते हैं हैवी मेरोमाइसिन, HMM, हैवी मेरोमाइसिन। टेल वाले को बोलते हैं LMM, लाइट मेरोमाइसिन, ठीक है। थ्योरी देखो, थ्योरी देखना बेटा बहुत जरूरी है। कई बार होता है हमारा एक आध पॉइंट छूट जाता है, तो हम उसे थ्योरी से कंप्लीट कर लेते हैं। ईच मायोसिन, ठीक है, थिक फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। पॉलीमराइज्ड इट मीन्स इसका एक मोनोमर होगा। मोनोमर क्या है इसका, मेरोमाइसिन है। मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड मेरोमाइसिन्स constitute one thick filament. Each meromycin has 2 important parts, a globular head and a short arm and a tail. The former यानी स्टार्टिंग वाला, पहला वाला, being called the heavy meromycin, जिसमें सब कुछ है, and the latter, जिसमें टेल है सिर्फ, the light meromycin, ठीक है। फॉर्मर मीन्स होता है पहले वाला, लेटर मीन्स होता है बाद वाला। The HMM component, that is the head and short arm, projects outward, ठीक है। हेड जो होता है उस शॉर्ट आर्म से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है at the regular distance and angle from each other from the surface of polymerized myosin filament, ठीक है। अगर हम मायोसिन फिलामेंट बनाते हैं इस तरह से, अगर हम मायोसिन फिलामेंट बनाएं, ऊपर जो बना हुआ था उसमें भी ये चीज़ दिख रही थी बट उतनी क्लियर शायद नहीं थी। शॉर्ट आर्म से इस तरह से बाहर निकला रहेगा, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, ऐसे से। ये मायोसिन फिलामेंट हमने बनाया, मायोसिन फिलामेंट से हेड
ऐसे ही बाहर की तरफ निकला रहता है, क्योंकि हेड ही बाइंड होगा एक्टिन प्रोटीन से, तो ये जब निकला हुआ होगा तभी तो बाइंड हो पाएगा, ठीक है। ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन। फिलामेंट एंड इज नोन एज क्रॉस आर्म, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म, जो ब्रिज फॉर्म करेगा आगे चल करके। द ग्लोबुलर हेड is an active adipase enzyme and has binding site for ATP and active sites for actin, ठीक है। क्या क्या है इसमें, एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एडिपेज है जहां पर ATP अटैच होकर के इसे एनर्जी देंगे फॉर द बाइंडिंग, ठीक है। चलो मैकेनिज्म पे आ गए हम लोग। अब मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से ये मसल्स अरेंज्ड हैं और इन मसल में जो फिलामेंट है, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब उसी को माइंड में रखते हुए हमें मैकेनिज्म देखनी है, कैसे काम करते हैं ये। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। किस चीज पे बेस्ड है, स्लाइडिंग फिलामेंटस थ्योरी। स्लाइड करेंगी ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, स्लाइडिंग फिलामेंटस थ्योरी होती है, विच स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट्स, ठीक है। आप, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें। एक चीज की कमी है, वो है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो, लाइक नहीं करना चाहते हो बेटा, कमेंट नहीं करना चाहते हो। ये तो बहुत गलत बात है। आपको कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना चाहिए चैनल को, है ना। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं, मेरा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रहा है, तो इतना करने में क्या जाता है आपका, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना कर लिया, स्लाइडिंग थ्योरी के, स्लाइडिंग फिलामेंटस थ्योरी पे बेस्ड है। स्लाइडिंग कैसे होगी, पहले स्ट्रक्चर समझो, देन हम थ्योरी करेंगे। स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें ये भी, इसका नर्वस सिस्टम भी समझ लेना चाहिए। नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है, क्योंकि वॉलंटरी मसल्स हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। तो नर्वस सिस्टम इनको कैसे कंट्रोल करता है, एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स की नर्व एंडिंग होगी, ठीक है। ये हमने एक मोटर न्यूरॉन बनाई है जिसकी ये नर्व एंडिंग है। ये क्या मैंने बनाई है, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन में जो नर्व एंडिंग होती है उसमें क्या भरी रहती है, सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल्स जो कि मैसेज लेकर के आई हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स में केमिकल भरा रहता है जो मैसेज के फॉर्म में हमें मिल जाता है। वो कौन सा एंजाइम फील्ड रहता है इसमें जो मैसेज देता है, एसिटिल कोलिन। कौन सा होता है बेटा, एसिटिल कोलिन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं, इन्हीं से आपको क्लियर होंगी चीजें। और ये कहाँ लेकर आएगा, हमारी मसल्स के पास में। मसल्स किससे अटैच होती हैं, बोन से। तो यहाँ हम एक बोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। इस पर इसको रिसीव करने के लिए सिग्नल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये क्या है, आपकी मसल है। और ये क्या है, ये है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्यों, नर्वस सिस्टम और मसल्स दोनों एक दूसरे से जुड़ रही हैं, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये। इसको और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं इसको मोटर एंड प्लेट। क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट। ये स्ट्रक्चर क्लियर है। यहां से जब भी मोटर न्यूरॉन से मैसेज आएगा, सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आएगा, तो वो सिनेप्टिक वेसिकल्स के फॉर्म में आएगा, केमिकल के फॉर्म में आएगा। पहले इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में फ्लो करता है, लास्ट में वो केमिकल के फॉर्म में होता है और बर्स्ट हो जाती है। जो वेसिकल होती है जिसमें मैसेज होता है वो बर्स्ट होकर के कहाँ आ जाती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में या न्यूरो एंड प्लेट पर, मोटर एंड प्लेट पर। और यहाँ पर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं मसल्स पे हमारी, वो रिसीव कर लेते हैं क्या मैसेज आया, उसी के अकॉर्डिंग ये रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसिटिल कोलिन रिलीज हो जाएगा और ये रिसीव कर लिया जाएगा। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल sent by the central nervous system via motor neuron. मोटर न्यूरॉन क्या लेकर आई, सीएनएस से मैसेज। अब मोटर न्यूरॉन along with the muscle
fiber connect to it constitute a motor unit. The junction between the motor neuron and the sarcolemma, sarcolemma किसकी लेयर है? मसल सेल की तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सार्कोलेमा बोला जाता है। वहां पर आकर के ये अपना मैसेज देगा। सार्कोलेमा of the muscle fiber is called the neuromuscular junction of motor end plate। ठीक है, a neural signal reaching this junction release a neurotransmitter। neurotransmitter क्या है? एसिटिलकोलिन। बेटा हमने पहले ही लिख लिया इसे, ठीक है, एसिटिलकोलिन which generates an action potential इन द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा में क्या जनरेट किया इसने? एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। मैंने यहाँ पे पहले भी आपको बता दिया था थोड़ा सा, तो अभी कनेक्ट करो इसे। सार्कोलेमा एक्टिवेट होगी तो सार्कोप्लाज्म भी एक्टिवेट होगा। सार्कोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहाँ क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन को स्टोर कर रखा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होकर के क्या करेंगे? वो ट्रोपोनिन से अटैच हो जाएंगे और ट्रोपोनिन को वहां से हटा देंगे। कहाँ से? एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइड से। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइड से ट्रोपोनिन को हटा देंगे तो एक्टिव साइड फ्री हो जाएगी। जैसे ही एक्टिव साइड फ्री होगी वैसे ही मायोसिन का जो हेड है उस एक्टिव साइट से बाइंड हो जाएगा, क्योंकि हेड के पास क्या है? बाइंडिंग साइट है। वो बाइंड हो जाएगा एटीपी खर्च करके और क्या करेगा? स्लाइड। अभी बताती हूँ कैसे करेगा, ठीक है। विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। This separate through the muscle fiber and cause the release of calcium ion into the sarcoplasm। सार्कोप्लाज्म में क्या रिलीज कर देगा? कैल्शियम आयंस को। Increase in calcium ion leads through the binding of calcium with the subunit of troponin। ट्रोपोनिन से ये कैल्शियम आयन जुड़ जाएंगे और एक्टिन फिलामेंट की जो एक्टिव साइट है जिसको इन्होंने मास्क कर रखा है वो फ्री हो जाएगी। ठीक है, मायोसिन से जुड़ने के लिए। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। एटीपी को तोड़ करके यानी एटीपी से एडीपी बना करके एनर्जी रिलीज की जाएगी जो कि मायोसिन के हेड को बाइंड करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एक्टिन से जुड़ जाएगी और बना लेगी क्रॉस ब्रिज। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। ये आ गया हमारा डायग्राम स्ट्रक्चर। मैं रेड पेन से थोड़ा बोर हो गई हूँ, चलो ग्रीन पे आ जाते हैं। देखो ये रिलैक्स्ड स्टेज है। ये कैसी स्टेज है? रिलैक्स्ड स्टेज है। यहाँ से हम इसको देखना स्टार्ट करेंगे, डायग्राम को यहाँ से देखेंगे। ये इसकी रिलैक्स्ड स्टेज है। रिलैक्स स्टेज में क्या है? चुपचाप ये हमारा एक एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है। कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे क्रॉस ब्रिज या कुछ भी नहीं बना हुआ है। हम बेटा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं देखना, क्योंकि यहाँ से देखना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ से ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, बट हम यहाँ से स्टार्ट कर ले रहे हैं इसे। ठीक है, तो ये हम रिलैक्स स्टेज में देख रहे हैं। सब कुछ अभी नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी नौटंकी नहीं है। इसके ऊपर एटीपी है, बाइंडिंग साइट है, सब कुछ है। यहाँ पे ट्रोपोनिन है। यहाँ से कैल्शियम जुड़ेगा ट्रोपोनिन से। ठीक है, कैल्शियम आयन जुड़ेगा ट्रोपोनिन पे और इससे अलग हो जाएगा, बाइंडिंग साइट फ्री हो जाएगी। अब ये क्या करेगा? मायोसिन का जो हेड है वो एटीपी की हाइड्रोलिसिस करेगा, एटीपी से एडीपी बनाएगा, एनर्जी पाएगा। एनर्जी मिल करके ये क्या बना लेगा? यहाँ से जो एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट है वहां से अटैच हो जाएगा। इस तरह से जुड़ गया, जुड़ करके क्या बना लिया? क्रॉस ब्रिज। इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसको देखो, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या होगा? अब होगी स्लाइडिंग या रोटेशन। इस तरह से स्लाइड करेगा। ध्यान से देखा बच्चा? देखो ये ऐसे था हेड, सिंपल रेस्टिंग स्टेज। जो अभी मैंने थ्योरी बताई वो सब कुछ हुआ, यानी कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ा और एक्टिव साइट फ्री हो गई। एक्टिव साइट फ्री होने के बाद इसमें एटीपी से एनर्जी मिली, एटीपी बन गया और एनर्जी की हेल्प से ये यहाँ एक्टिन की एक्टिव साइट से अटैच हुआ। अटैच होकर के फिर ये स्लाइड करेगा। क्या हुआ? ओवरलैपिंग।
पहले पार्शियली ओवरलैप्ड थे, खींच करके इसने ओवरलैप कर दिया। इसी तरह से कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। कहाँ गया पेन? चलो देखो, यही हुआ है यहाँ पर, क्रॉस ब्रिज बना, क्रॉस ब्रिज ने फिर पुल किया, स्लाइडिंग किया, स्लाइड किया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप और ज्यादा कर जाएंगे। ओवरलैप ज्यादा करने में कुछ बेसिक चेंजेस होंगे, वो भी हम देखेंगे, और थ्योरी भी हमारी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद जो स्केलेटन वाला पार्ट है, जॉइंट्स वाला पार्ट है, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट 2। वो छोटा ही होगा, वो इतना लंबा लेक्चर नहीं जाएगा जितना ये लंबा जा रहा है, ठीक है। दिस pulls the attached actin filament towards the center of A band. A band की तरफ खींचता है। A band आपको पता है कहाँ पर था? A band की तरफ खींचता है, या A band छोटा यहाँ पे H जोन की तरफ खींचता है। आप ये बोलो H जोन की तरफ खींचता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, H जोन। जो बीच में नॉन ओवरलैप्ड पार्ट था, दो तरफ ओवरलैपिंग वाला O जोन हमने बनाया था, O बैंड बनाया था, बीच में H जोन था जो नॉन ओवरलैप्ड था, वहां पर भी ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। द जेड लाइन attracted to those actin filaments are also pulled inward, thereby causing a shortening of the sarcomere. sarcomere छोटा हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन बता रहा है। एक इस कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन होगी और एक आपकी रिलैक्स्ड होगी। ये बनी हुई है यहाँ पर, हम इनसे समझेंगे, वहां पे समझने से हमें हौच पौच हो जाएंगी चीजें। ये रिलैक्स स्टेज है जो अभी हमने स्टडी किया था थोड़ी देर पहले। दिस इज H जोन, दिस इज O जोन या O बैंड, ये Z लाइन है, इसके बीच में M लाइन होती है, और ये एक पूरा सार्कोमियर होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक सार्कोमियर है। अब देखो क्या क्या डिक्रीज हो रहा है और क्या क्या इंक्रीज हो रहा है। देखो सार्कोमियर की लेंथ अगर हम देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक ही रह गई। पहले क्या था, ये यहाँ से यहाँ तक था, पहले इसकी लेंथ ज्यादा थी। अभी कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेज में सार्कोमियर डिक्रीज हो गया। लिखते जाओ साइड में कहीं पर, सार्कोमियर डिक्रीज, सार्कोमियर डिक्रीज हो गया। ओ जोन को देखो, ये ओ जोन है, इतना छोटा था और यहाँ पर देखो इतना बड़ा हो गया। दिख रहा है, विजिबल है, ये चीज साफ साफ दिख रही है आपको। तो ओ जोन आपका, ओ जोन भी आपका हो गया इंक्रीज, ओ जोन इंक्रीज हुआ। बीच में ये H जोन था, नॉन ओवरलैप्ड जोन, H जोन ये बीच में था। H जोन को अगर देखो ये तो बहुत छोटा रह गया, तो H जोन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। H जोन डिक्रीज हो गया, जितना हमें पता है उतना हम अभी कर रहे हैं। कंट्रैक्शन हुआ, जेड लाइन भी एक्टिन फिलामेंट के साथ खिंच कर आ गई अंदर की तरफ। ये एक्टिन फिलामेंट है आपका, यही तो है एक्टिन फिलामेंट, इसी से ये जुड़ते हैं हेड, और स्लाइडिंग थ्योरी की तरफ अंदर की तरफ खींच लिया। इसको खींचने की वजह से क्या हुआ, जेड लाइन भी खिंच कर आ गई, तो जेड लाइन भी अंदर की तरफ खिंच जाती है। एक ये चेंज भी नोट डाउन करो। और क्या क्या था यहाँ पर, चलो थ्योरी से देखते हैं अगर हमारा कुछ छूट रहा होगा। दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर हो गई, सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज हो गई। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप द ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आई बैंड गेट रिड्यूस्ड। आई बैंड छोटा हो गया, वेयर एज द ए बैंड रिटेन्स द लेंथ। ए बैंड की लेंथ सेम रहती है। ए बैंड की लेंथ सेम क्यों रही, क्योंकि मायोसिन बेटा छोटा नहीं हो रहा है, ओवरलैपिंग बढ़ रही है, बट मायोसिन की जो लेंथ है वो सेम रहती है। और जितनी लेंथ में मायोसिन होता है उतना लेंथ क्या होता है, ए बैंड का होता है। तो जब मायोसिन की लेंथ छोटी नहीं हो रही है तो ए बैंड कैसे छोटा हो जाएगा, यहाँ ओवरलैपिंग हुआ है, किसी की भी लेंथ छोटी नहीं हुई है, ठीक है। तो ए बैंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वहीं पर नोट डाउन कर लो, जहां पर नोट डाउन कर रहे हो बाकी चीजें वहीं लिख लो, ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट। ए मायोसिन रिलीजिंग द एटीपी एंड पी गोज बैक टू द रिलैक्स स्टेट। पी वापस जब जुड़ जाएगा एटीपी से तो ये बाइंडिंग क्रॉस ब्रिज हमारा ब्रेक हो जाएगा और वापस से रिलैक्स स्टेज आ जाएगी, ठीक है। अ न्यू एटीपी बाइंड्स and the cross bridge is broken, the ATP is again hydrolyzed by the myosin head and cycle of cross bridge formation, ठीक है। ये साइकिल के फॉर्म में चलेगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, टूटेगा, ATP रिलीज होगा, ATP से ADP बनेगा, ADP से ATP बनेगा। थोड़ी सी स्लाइडिंग थ्योरी यहाँ पर भी है आपके नीचे,
इसको भी देखो क्या है, एंड ब्रेकेज ऑफ रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, ठीक है, बार बार ये स्लाइड होगा, वापस रिलैक्स होगा, स्लाइड होगा, वापस रिलैक्स होगा, कितना इजी है। टिल द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, सिस्टर्नी यानी रेटिकुलम के पास, ठीक है, रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स। जब तक उसके अंदर कैल्शियम आयन इनफ प्रेजेंट है तब तक ये प्रोसेस बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो तो आपका मस्कुलर मूवमेंट भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा इससे, ठीक है, कहीं ना कहीं पक्का अफेक्ट ही होगा। दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक, रिलैक्स होगा तो जेड लाइन अपनी जगह चली जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जेड लाइन फिर अंदर की तरफ खिंच जाएगी, दैट इज रिलैक्सेशन। जेड लाइन अपनी जगह गई, दैट इज रिलैक्सेशन। द रिएक्शन यूनिट ऑफ द fibers can vary in different muscles. Repeated activation of the muscle can lead to the accumulation of lactic acid. ये क्या फॉर्म होता है, मैंने पहले ही बता रखा है, विग्रस एक्सरसाइज जब आप करते हो ना, एक्सरसाइज जिम में जो एक्सरसाइज की जाती है बहुत ज्यादा, मतलब बार बार आप एकदम बस कर रहे हो, डंबल्स खींचे जा रहे हो, बार बार जो ये कर रहे हो ना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, उस केस में क्या होता है, आपकी जो मसल्स होती हैं उनमें मायोग्लोबिन होता है, ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन की अगर कमी हो गई तो लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, मस्कुलर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मसल्स में आपकी पेन होता है, ज्यादा एक्सरसाइज करके आ जाओ तो हो अब तो कोई भी काम नहीं करने लायक बच्चा, मैं तो बस सोऊंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्म हो गया आपकी मसल्स में, ठीक है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, क्योंकि एनर्जी चाहिए आपको कंटिन्यूसली बार बार मूव करने के लिए, तो ग्लाइकोजन से ज्यादा एनर्जी बनाई जाने लगती है और एनारोबिक ब्रेकडाउन होने लगता है। कॉजिंग फटीग, इसकी वजह से दर्द होता है आपकी बॉडी में। मसल कंटेन अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन जैसे हीमोग्लोबिन होता है हमारी ब्लड में, वैसे ही मायोग्लोबिन प्रेजेंट है मसल्स में, जो कि कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है। जिन सेल्स में, जिन मसल्स में ये बहुत ज्यादा एबंडेंस में मिलता है वो रेड कलर की दिखती हैं, और जिनमें ये कम होता है वो व्हाइट कलर की दिखती हैं, ठीक है। तो जो रेड दिखेंगे उन्हें रेड फाइबर, जो व्हाइट दिखेंगे उन्हें व्हाइट फाइबर बोलेंगे। मायोग्लोबिन कंटेंस अ हाई इन सम ऑफ द मसल्स which gives a reddish appearance. Such muscles are called the red fibers. किसी में ज्यादा होता है तो वो होती है रेड फाइबर, उनमें ज्यादा मायोग्लोबिन है। और ये मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत एबंडेंस में होता है, यानी कि एटीपी फॉर्म भी बहुत ज्यादा होगा और बहुत ज्यादा ये काम कर सकती हैं, ठीक है। यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। These muscles therefore can also be called aerobic muscles. दूसरी वाली आपकी anaerobic हो जाएंगी। On the other hand, some of the muscle possess very less quantity of myoglobin and therefore appear pale or whitish, ठीक है, white fiber. These are the white fiber. Number of mitochondria are also few in them, but the amount of sarcoplasmic reticulum is high, ठीक है। ये सब नोट डाउन कर लो या अंडरलाइन कर लो। दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी। हमने भाई मसल वाला पार्ट कर लिया कंप्लीट अभी, अब हम स्केलेटन या जो बोन्स वाला पार्ट है, जॉइंट्स वाला पार्ट है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा एनर्जी आई डोंट थिंक आपके अंदर है कि आप इसके आगे का पोर्शन कर पाओ, लेकिन बहुत कम बचता है तो पार्ट 2 हमारा छोटा ही हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तब तक के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग।